जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला। इससे 4 से 5 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला की ओर। तो दोस्तों पहला है, हम देख लेते हैं वर्ण। दोस्तों वर्ण क्या होता है? वर्ण आपके क्या होते हैं दोस्तों? ये जो वर्ण है, चा, गा, खा, यानी सभी स्वर और सभी व्यंजन आपके वर्ण होते हैं। लेकिन अगर हम वर्णमाला की बात करें दोस्तों, तो वर्णमाला ये होता है आपका, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, उनका व्यवस्थित क्रम होता है। दोस्तों क्या होता है? उनका व्यवस्थित क्रम। अगर स्वर की बात करें दोस्तों, तो स्वर क्या है? इनका व्यवस्थित क्रम। अगर वर्णमाला की बात करें तो इनका व्यवस्थित क्रम, जैसे आ के बाद आपका आता है बड़ा आ, फिर आपका आती है छोटी ई। तो ये एक व्यवस्थित क्रम है, इसलिए वर्णमाला में काउंट करेंगे। अब जैसे आपको व्यंजन में देख लेते हैं, जैसे व्यंजन में सबसे पहले आता है का, फिर आता है खा, फिर आता है गा। तो ये एक व्यवस्थित क्रम है, इसलिए वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णमाला में वर्णमाला की परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। अब दोस्तों वर्णमाला के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं आपके, कितने भेद होते हैं? 2। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, जिनको हम आगे अभी देखते हैं। तो ये वर्णमाला के भेद, पहला हो गया आपका स्वर। क्या हो गया दोस्तों? स्वर। तो स्वर को बोलने में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाता है। जैसे आपको अ आ इ ई, अगर हम इनको पढ़ें तो किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ रही, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? स्वर्ण। स्वर वर्ण बोलने में दोस्तों किसी भी अन्य वर्ण की व्यवस्था, मतलब वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये आपके स्वर कहलाते हैं। इनको आप बोल के देख लीजिए, इनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की मतलब आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देख लेते हैं दोस्तों व्यंजन। व्यंजन हमारे क्या होते हैं? जैसे का हो गया, खा हो गया, गा, ये क्या है? ये सभी व्यंजन है। और व्यंजन में, व्यंजन की परिभाषा क्या होगी कि व्यंजन के वर्णों को बोलने में किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है, यानी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, तो वह आपका व्यंजन हो जाता है। अब व्यंजन को देखते हैं, जैसे हमारा ये का हो गया, तो आपका ये का है, इसमें अगर आप बोलेंगे का को तो क्या आएगा? जैसे ये है आपका का, अगर हम का को बोलते हैं तो का, इसमें का में को बोलने में दोस्तों आ हम महसूस हो रहा है, जैसे आ भी जुड़ा हुआ है, जैसे का आ निकल रहा है। तो दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे का है तो इसमें का के साथ हलंत आ जाएगा, प्लस ये आपका आ जाएगा, इससे ये मिलकर दोस्तों का बना। इसलिए व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये व्यंजन जो होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं दोस्तों खा को, इसको देख लेते हैं दोस्तों खा को। जैसे खा लिखा है, अगर हम खा को पढ़ें तो क्या निकलेगा? खा। अगर खा को पढ़ें तो इसमें भी आ निकल रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? खा, तो खा में हलंत प्लस आ, तो ये क्या हो गया? ये यानी कि स्वर से मिलकर बन गया। किसका मिलन हुआ है? स्वर का, यानी छोटा आ का मिलन हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका खा। यानी कि इससे हमें सिद्ध होता है कि जो व्यंजन है, व्यंजन में स्वरों की आवश्यकता होती है, यानी व्यंजन वर्ण को बोलने में किसकी आवश्यकता होती है? यानी कि स्वर की आवश्यकता होती है। अर्थात यहाँ से पता चल गया कि व्यंजन बोलने में स्वर की आवश्यकता होती है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, इससे फिर लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है बताइए दोस्तों? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है बताइए? तो लिखने के आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। लेकिन अगर उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों इनको कितने माने गए हैं? 10। इनको कितने माने गए हैं? 10। क्योंकि इसमें जब लिखने के आधार पर अगर हम लिखेंगे तो इसमें हमारा क्या जुड़ जाता है? ऋषि वाली री जुड़ जाती है। लेकिन उच्चारण के आधार पर अगर हम किसी भी शब्द को लिखते हैं तो री को हम रा काउंट करेंगे, लेकिन इसको लिखने में क्या होगा दोस्तों? इसको हम लिख नहीं सकते किसी शब्द के साथ जोड़कर, ये एक स्वतंत्र है। ये क्या है दोस्तों? इससे स्वतंत्र है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण में ये स्वतंत्र पाया जाता है। क्योंकि हम अगर लिखने के आधार पर हमें 11 प्राप्त होंगे, जैसे हम लिखेंगे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि वाली री, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक दोस्तों, इस प्रकार ये ऋषि वाली री काउंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम उच्चारण करेंगे तो वहाँ हमें ये काउंट नहीं करनी होती है, इसलिए
ये 10 होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, दोनों प्रश्न ये पूछे गए लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 11। और अगर पूछ ले उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10। फिर दोस्तों हम देखते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, तो स्वरों के प्रकार दोस्तों 3 होते हैं। कौन से, ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत स्वर। अब दोस्तों ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बताइए। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है वे ह्रस्व। जैसे आप आ ई उ ऋषि वाले री पढ़ेंगे तो इसमें इसको पढ़ने में कम समय लगेगा। जैसे आ ई उ री, तो ये क्या हो गया दोस्तों, कम समय लगता है। लेकिन यदि हम दीर्घ स्वर को पढ़ते हैं तो दोस्तों क्या होगा, दीर्घ स्वर पढ़ने में हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेना पड़ेगा। जैसे आ ई ऊ ओ औ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे हमें दुगना मिल क्या करना पड़ रहा है, दुगना इससे हमें क्या करना पड़ेगा, दुगना समय लेना पड़ेगा, तभी ये हम बोल पाएंगे। दुगना समय लेना पड़ेगा किससे दोस्तों, ह्रस्व स्वर से। ह्रस्व स्वर आ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर है, इसमें बोलने में कम समय लगता है। लेकिन जब हम आ ई उ ओ और बोलेंगे तो इसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा, तो ये हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। दोस्तों ये जो ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वर है, इसको हम क्या, जब कभी चौपाई छंद या उनकी मात्राओं की गणना करते हैं तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। और एक तीसरा दोस्तों है प्लुत स्वर। क्या है दोस्तों, आपका हो जाएगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं दोस्तों, ये प्लुत स्वर का कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों, ये हमेशा गायन और नाटक में प्रयोग होता है। किसमें दोस्तों, नाटक और किसमें, गायन में। ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया है गायन में कि प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो दोस्तों नाटक या गायन दे देगा और 3 ऑप्शन और दे देंगे और पूछेगा इसमें से कौन सा प्लुत स्वर है, तो इसमें आप बताएंगे नाटक में प्रयोग होता है और गायन में प्रयोग होता है आपका प्लुत स्वर। जैसे, और प्लुत स्वर को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे इसका चिन्ह होता है प्लुत स्वर का दोस्तों, ऐसे होता है चिन्ह। अब जैसे, और प्लुत स्वर को बोलने में दोस्तों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से दुगना समय लगेगा। ह्रस्व स्वर से दुगना, और सॉरी दोस्तों, ह्रस्व स्वर से 3 गुना और इससे दीर्घ स्वर से दुगना समय लगेगा। यानी जैसे हम कोई, जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं ओम, क्या लिखेंगे, ओम, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ओम। क्योंकि हम जब ओम पढ़ते हैं तो इसमें बीच में लेते हैं इसे ओम, तो बीच में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबा गैप हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, तो इसको हम खींचते हैं, खींच कर पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा प्लुत स्वर। इसको ध्यान रखना है। ये दोस्तों सभी प्रश्न पूछे गए और इम्पोर्टेंट है। अब जैसे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों ये ए ऐ ओ औ, ये कितने हमारे 4 संयुक्त स्वर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं। अगर हम इनको लिखें ये संयुक्त स्वर कैसे, तो जैसे हमारा आ और छोटी ई मिलकर बने हैं, बन जाएगा आपका आ, तो ये क्या हो जाएगा आपका संयुक्त स्वर। अब जैसे इसको देख लेते ऐ, ऐ को अगर हम पढ़ लिखेंगे तो आ को लिखेंगे आ प्लस ए, ये हो जाएगा आपका ऐ। इसको पढ़ के देख लीजिए ऐ ही आएगा। फिर हम जैसे जैसे इसको लिखते हैं, फिर ओ को कैसे लिखेंगे, ओ को हम लिखेंगे आ प्लस छोटा ओ, तो ये हो जाएगा आपका ओ। क्या हो जाएगा, ओ। फिर हम नेक्स्ट अगर लिखेंगे औ को दोस्तों, अगर हम औ को लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आ प्लस ओ। तो ये क्या है, 2 स्वरों से मिलकर बने, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी 2 स्वरों को मिलाने पर प्राप्त हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर कहलाएंगे। फिर हम देखते हैं जीव के आधार पर स्वर। जीव के आधार पर स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है आपका अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। क्या होता है, पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। अब ये होते क्या हैं, कौन कौन से होंगे बताओ, ये कौन कौन से होंगे, तो आपका ये हो जाएगा अग्र स्वर में ई ई ए ऐ ओ, ये क्या है अग्र स्वर। और अग्र स्वर का मतलब होता है कि जो जिन
जिन शब्द को या जिन वर्णों को बोलने पर हमारा जीभ का अगला हिस्सा उठता है या मतलब कंपन करता है, जिसको हम जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग करके बोलते हैं, तो ये हमारा अग्रस्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रस्वर हो जाएगा। जैसे आप ई ए ऐ ओ को बोल के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम जीभ के अगले हिस्से से बोल रहे हैं, तो ये हमारे हो जाएगी अग्रस्वर। कौन से? ई ए ऐ ओ, ये सभी दोस्तों पूछे जाते हैं। फिर है मध्य स्वर। जब हम अगर मध्य स्वर को आ पढ़ेंगे तो हमारा ऐसा लगेगा जीभ कहीं मतलब जीभ हिल ही नहीं रही है, यानी कि ये मध्य से आ रहा। जब दोस्तों हमारी आवाज़ कोई मध्य से निकलेगी जीभ के, तो वहाँ से हमें जीभ कंपन होती हुई दिखाई नहीं देगी, सिर्फ बीच का हिस्सा ही कंपन होगा, तभी हम आ को बोल पाएंगे। चाहे आप ट्राई कर लीजिए। जैसे आ, जीभ बिल्कुल जैसे लग रहा है आगे और पीछे वहीं जमी हुई है। फिर देखते हैं दोस्तों अपना अगला होता है पश्च स्वर, जिसको हम बोलने पर यानी जिन वर्णों को बोलने पर हमें जीभ का पिछला हिस्सा कंपन करता है वह पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ऊ, ओ। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो पढ़ने से ही महसूस होगा, आप पढ़ के देख लीजिए, तो यह आपका हो जाएगा पश्च स्वर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्च स्वर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर है अपना मुख खुलने के आधार पर स्वर। मुख खुलने के आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है दोस्तों? मुख खुलने के आधार पर आपकी स्वर की संख्या होती है 4। कितने संख्या या भेद कितने होते हैं? 4। पहला हो जाएगा आपका समृद्ध स्वर। क्या हो जाएगा? समृद्ध स्वर। दूसरा हो जाएगा अर्ध समृद्ध। तीसरा हो जाएगा विवृत समृद्ध और चौथा हो जाएगा अर्ध विवृत। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्ध विवृत। तो इसको हम देख लेते हैं चारों को एक एक करके। अब जैसे आपका हो जाएगा समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर आपके क्या कौन कौन से होते हैं बताइए? समृद्ध स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? तो आपके होते हैं आ, उ, ई और बड़ी। तो समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं दोस्तों, कौन से होते हैं? ये वे स्वर होते हैं जो वे स्वर होते हैं जो या जिसे दोस्तों बोलने पर क्या होगा? जिसे बोलने पर मुंह पूरा बंद होता है। क्या होता है दोस्तों? पूरा बंद होता है। जिसे वे स्वर जिन्हें बोलने पर हमें हमारा जो मुंह होता है दोस्तों पूरा बंद होता है। जैसे आपका हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई, बड़ी ई। तो इनको आप बोल के देखिए हमारा पूरा मुंह बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये हमारे होते हैं समृद्ध स्वर। और अर्ध समृद्ध में दोस्तों क्या होता है? अर्ध समृद्ध में क्या होता है? आपका जो अर्ध समृद्ध है इसमें आपका आधा मुंह बंद होता है। कितना? आधा मुंह। जैसे आप पढ़ेंगे ए, ओ, तो इसमें क्या होता है? ए ओ पढ़ने पर हमें क्या मिलेगा कि इसमें हमारा आधा मुंह बंद होगा। कितना? आधा मुंह। जिसमें आधा मुंह बंद हो वे अर्ध समृद्ध होते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, अर्ध समृद्ध जिसमें आधा मुंह बंद होता है। कितना? आधा मुंह। तो वे क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध। और विवृत में अगर देखें तो विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? विवृत स्वर सिर्फ एक होता है। क्या होता है? आ। वो भी आपका होता है, ये आपका आ होता है। और विवृत स्वर में पूरा मुंह क्या होता है? विवृत स्वर में जिसमें हमारा पूरा मुंह खुला हो, जिसमें हमारा पूरा मुंह खुला हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका विवृत स्वर। पूरा मुंह खुला हो जाएगा जिसको पढ़ने पर तो वो हमारा विवृत स्वर हो जाएगा। और अर्ध विवृत में हमारा आधा मुंह खुलेगा। और अर्ध विवृत कौन कौन से होते हैं? आपका होता है ए होता है, ऐ होता है और आपका अ होता। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा? आधा मुंह खुलेगा। जैसे आ, ए, औ। आप इनको पढ़ के देखिए, इसमें क्या होगा? आपका आधा मुंह खुलेगा। कितना मुंह खुलेगा दोस्तों? आधा मुंह खुलेगा। अर्थ विवृत में आपका आधा मुंह खुलेगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, आधा मुंह खुलेगा। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अगला हमारा टॉपिक क्या है? ओष्ठाकृत के आधार पर, यानी जो ओठ पर बोले इस पर कितने आधार होते हैं, यानी कितने वो भेद होते हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो ये हमारे दो भेद होते हैं। कौन से? एक होगा व्रत और आपका दूसरा होगा अव्रत।
व्रतमुखी दोस्तों जैसे ही पढ़ने से ही ज्ञात होता है व्रत, यानी कि जिसको पढ़ने से हमारा मुंह गोल गोल हो जाता है, जैसे ऊ ऊ ओ औ, इनको अगर पढ़ेंगे तो हमारा मुंह कैसा हो जाएगा, गोल गोल। हमारे ओंठ कैसे हो जाएंगे दोस्तों, जैसा ओष्ठा आकृति के आधार पर दोस्तों कैसे स्वर होंगे ये, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। और व्रतमुखी को अगर देखें तो व्रतमुखी को अगर पढ़ेंगे, जैसे व्रतमुखी के छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जो ओठ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे जो ओठ हो जाएंगे गोल गोल हो जाएंगे। हमारे क्या हो जाएंगे, ओठ ओठ हो जाएंगे हमारे, कैसे हो जाएंगे, गोल गोल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका व्रतमुखी। और जिनको पढ़ने पर, जिन स्वरों को पढ़ने पर हमारा जो ओंठ होते हैं वो अगर गोल गोल नहीं होते हैं तो वो हो जाएंगे आपके आवृतमुखी। कैसे हो जाएंगे, आवृतमुखी से आ ई इनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे जो ओंठ होते हैं वो गोल गोल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम व्रतमुखी वाले स्वर पढ़ेंगे तो हमारे ओंठ गोल गोल हो जाएंगे। जैसे हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ओ को पढ़ेंगे तो हमारा ओंठ क्या हो जाएंगे, गोल गोल हो जाएंगे। तो इसलिए ये हो जाएंगे व्रतमुखी और ये हो जाएंगे अव्रतमुखी, इनको भी ध्यान रखना है। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है जाति के आधार पर स्वर। दोस्तों जाति के आधार पर स्वर हमारे भी दो होते हैं, कितने होते हैं, जाति के आधार पर भी हमारे भेद दो होते हैं, एक होता है सजाति और एक होता है विजाति। तो सजाति में क्या होता है, जैसे हमारा बड़ा आ है तो ये क्या है, छोटा आ एक ही तरह के वर्ण से मिलकर, अब जैसे आ को बनाना है तो ये क्या होगा, बड़ा। अगर हमें छोटा आ बनाना है तो ये क्या होगा, आधा आ, ये भी आधा आ, तब ये हमारा बन जाएगा आ। यानी एक ही तरह के स्वर के मिलने से हमारे जो वर्ण बनते हैं वो क्या होते हैं, सजाति। लेकिन विजाति में क्या होते हैं, एक ही तरह के स्वर ना होकर अलग अलग स्वर के मिलने से हमारे बनते जो वर्ण हैं वो आपके विजाति हो जाते हैं। जैसे आपका हम ए ले लें तो ए किससे मिलकर बना है, ये आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है, किससे बना है, आ। यानी कि ये देखो स्वर अलग है और ये स्वर अलग है, तो इसलिए ये विजाति हो गया। सजाति में एक ही तरह के स्वर मिलकर बनते हैं तो वह सजाति, और विजाति में अलग अलग स्वर मिलते हैं तो विजाति का निर्माण करते हैं, यानी विजाति वर्णों का निर्माण करते हैं। अब जैसे हम ई को देख लें दोस्तों, किसको, ई को, तो ई किससे मिलकर बना है, ई आधा ई प्लस आधा ई मिलकर आपका बना देगा ई। या हम बड़ी ई को देखें तो छोटी ई मिलकर बनाएगा क्या, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बनाएगा आपका बड़ी ई, क्या बना देगा, बड़ी। इसी प्रकार अगर हम विजाति में देखें, ओ को देख लें तो दोस्तों ओ कैसे बनेगा, बताइए। ओ को देखें तो हम कैसे बनाएंगे, आ लेंगे प्लस छोटा ऊ लेंगे तो ये आपका बन जाएगा ओ। तो इसलिए हम देखते हैं, ये देखो छोटा आ और ऊ यानी अलग अलग स्वर हैं, इसलिए ये विजाति हो जाएगी। यानी कि इनमें ध्यान रखना है, जो वर्ण अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं वो विजाति होते हैं, और जो एक ही तरह के स्वर से मिलकर बनते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, सजाति हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो फिर है हमारा व्यंजन। फिर व्यंजन के पढ़ेंगे हम प्रकार। दोस्तों व्यंजन की परिभाषा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए वह व्यंजन होते हैं। जबकि दोस्तों स्वर में स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे, जैसे ई ऊ पढ़ेंगे तो इसमें हम सिर्फ स्वतः, किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती थी, तो वहाँ पर क्या हो जाता था, स्वर। लेकिन व्यंजन को हम स्वरों की सहायता से बोलेंगे, किसके, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। जैसे हम का को पढ़ें तो का में आ जाता है, तो इसलिए ये स्वर की सहायता इन्हें लेनी पड़ती है। अब देखते हैं इनको व्यंजन को मतलब कैसे लिखेंगे दोस्तों, व्यंजन को हम कैसे लिखेंगे। जैसे अगर हम का वर्ग को देखें, किनको देखें दोस्तों, अगर हम का वर्ग को देखें तो कैसे, जैसे का वर्ग को लिखेंगे तो का खा गा अंगा, फिर चा वर्ग में चा छा जा इया, क्या हो जाएगा, इया। और टा वर्ग में लिखेंगे टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा बा। दोस्तों ये हो जाएंगे। अगर हम इनको कैटेगरी वाइज बांटें तो इन्हें कैसे बांटेंगे दोस्तों, अगर हम देखते हैं जैसे ये इनके पांचवें अक्षर को, जैसे ये है
आपका कौन हो जाएगा, आपका ये अंगा, और आपका हो जाएगा ये इया, आड़ा, ना और मा। अगर इनको ले लें पांचों को तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, बीच में है दोस्तों इया। तो इनको हम पांचों को क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। या इनको दोस्तों नासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। नासिक व्यंजन इन्हें हम इसलिए बोलते हैं कि यह नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ये किसकी सहायता से, जैसे अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है, माँ है, ये हम किससे, नाक की सहायता से बोलते हैं, इसलिए इसे नासिक व्यंजन भी कहते हैं। दोस्तों अगर आप नाक को बंद कर लेंगे तो इनको नहीं बोल पाएंगे, आप चाहे ट्राई कर सकते हैं। जैसे अंगा को अगर हम नाक बंद करके बोलते हैं तो नहीं बोल पाएंगे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। जैसे इया को अगर नाक बंद करके बोलोगे तो भी दिक्कत होगी। जैसे आड़ा को है, अगर नाक बंद करके, ना और माँ को, इन सभी को अगर नाक बंद करके बोलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी और शायद बोल भी ना पाएँ। तो इसलिए इसे नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसे इन पांचों को पंचमाक्षर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगर हम इनको कैटेगरी वाइज बांटते तो इनको क्या, इन्हीं ये कितने वर्ग मतलब हो जाएंगे, पांच इसमें है, पांच इसमें, पांच इसमें है, पांच इसमें, पांच इसमें, पांच में है और पांच इनमें। अगर इन्हें देखो तो ये कितने पूरे वर्ण हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके 25 वर्ण। और इन्हीं पूरे 25 व्यंजनों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, या स्पर्श व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, कितने, 25 व्यंजन। ये जितने भी लिखे हैं ये 25 व्यंजन है, और इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर बढ़ते हैं दोस्तों, जो अभी बाकी बचे हुए वर्ण हैं उनको भी हम देखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। अब जैसे आपका ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा कौन है, या, रा, ला, वा, लेकिन हम इनको भी कैटेगरी वाइज बांटेंगे। अंतस्थ व्यंजन में तो ये कितने, चारों आते हैं, या, रा, ला, वा, आपके ये क्या हो जाएंगे, या, रा, ला, और ये आपका वाह हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अंतर्व्यंजन। लेकिन हम इन चारों को भी बांटेंगे और इनको देखेंगे क्या कहा जाता है। अब जैसे अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन से हैं आपके, आपका अर्धस्वर या है और वाह है। इन्हें अर्धस्वर कहते क्यों हैं दोस्तों, जैसे हम लिखे महिलाएं, महिलाएं, तो दोस्तों क्या महिलाएं आपको ऐसे भी लिखते हैं और आपको महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं, महिला। तो दोस्तों यहाँ देखो, या की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा या है ये स्वर की भांति यहाँ पर काम कर रहा है, किसकी भांति, स्वर की भांति, इसलिए इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं। अब वाक को देख लेते हैं, जैसे हम कौवा को लिखें और एक इस तरह भी कौवा लिखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, और यहाँ पर व्यंजन आया और यहाँ पर व्यंजन की जगह स्वर आ गया, वा की जगह आ गया, और आ एक स्वर है, इसलिए इसे हम वा को भी क्या कहेंगे, अर्ध स्वर कहेंगे, इसीलिए इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रकम्पित या कुंठित व्यंजन। अगर पूछ लिया जाए प्रकम्पित या कुंठित व्यंजन कौन है, तो ये है आपका रा। दोस्तों आप अगर रा को पढ़ेंगे तो देखना, रा में कंपन पूरी आपकी जीभ में होगा, जो कंपन होगा मुंह में पूरे कंपन होगा, रा पूरी जीभ और पूरे मुंह में कंपन होगा, इसलिए ये प्रकंपित या कुंठित कहा जाता है। रा को क्या कहा जाता है, प्रकंपित या कुंठित। फिर अपना नेक्स्ट पार्श्विक व्यंजन। दोस्तों अगर हम इसे पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है, ये बताइए दोस्तों, इसे पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है, ला को बताइए। ला को दोस्तों पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ पार्श्व हो जाती है, यानी मुड़ जाती है दोस्तों, गोल गोल अंदर की ओर मुड़ जाती है, ला, सॉरी दोस्तों ऊपर की ओर मुड़ते, ला, देख इसे बोल कर देख, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहता है, पार्श्विक व्यंजन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मी। अब ऊष्मी व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। दोस्तों सा हा, ये क्या है, ऊष्मी व्यंजन है, यानी ऊष्मी, ऊष्मी का मतलब उष्ण, गर्म। दोस्तों चूंकि ये संघर्ष करके आते हैं, अगर हम इनको बोलेंगे शा, शा, सा, हा,
इनको अगर हम बोलेंगे तो ये क्या, ये हमारे मुख में संघर्ष करते हैं, और जब संघर्ष कोई चीज़ करेगा तो गर्म होगा, इसलिए गर्म इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं दोस्तों, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या संघर्ष व्यंजन कहते हैं। दोस्तों टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। 25 हमने पहले पढ़े थे, 25 आपके ये हो गए, देख लीजिए 25 आपके ये हो गए, 25 ये हो गए, और आपके 4 ये हो गए, और आपके 4 ये हो गए। और फिर देख लेते हैं संयुक्त स्वर। दोस्तों संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, देखिए संयुक्त स्वर आपका हो जाएगा स्रा। संयुक्त स्वर, इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं बताइए, इन्हें संयुक्त व्यंजन, सॉरी दोस्तों स्वर नहीं व्यंजन, इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। अब जैसे आपका ये हो गया स्रा, स्रा किससे मिलकर बना, इसको अगर हम तोड़ें तो ये आपका सा प्लस किससे बनेगा, रा से, तो ये आपका ये हो जाएगा स्रा। अगर हम छा को तोड़ें तो कैसे तोड़ेंगे बताइए, छा किससे मिलकर बना है, तो ये आपका आधा का और प्लस खटकोड़ वाला सा, इससे मिलकर आपका छा बना। फिर आपका बना है ज्ञा, इसको दोस्तों ज्ञा नहीं पढ़ेंगे, इसको ज्या पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ज्या। इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे, तो आपका ये हो जाएगा जा प्लस आ, इससे मिलकर आपका जा बना है। सॉरी दोस्तों या, आप या भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, या। फिर अपना देख लेते हैं आगे, आपको त्रात रसूल, जिसको आप त्रात रसूल पढ़ते हैं, या आपको ऐसे भी लिखते हैं इसको। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपका ता होगा और आपका रा होगा, इस प्रकार इसको हम तोड़ के लिखेंगे। यानी कि ये दो व्यंजनों से मिलकर बना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। सॉरी दोस्तों हमसे थोड़ी गलती हुई, आपको जो ये जो ज्या है इसको हम कैसे लिखेंगे, ज्या को हम लिखेंगे दोस्तों आपका जा हो जाएगा प्लस आपका ये इया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इया। इया से मिलकर दो यानी व्यंजनों से मिलकर आपका क्या बना है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। दोस्तों उच्छिष्ट व्यंजन क्या उनसे होते हैं दोस्तों, जो आपका डा होता है और क्या होता है, डा और आपका एक होता है ये ढा, अगर दोस्तों इसके नीचे बिंदी लग जाए तो ये उच्छिष्ट व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कौन से व्यंजन हो जाते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन। और इसे दोस्तों इससे कभी भी यानी कि जब कोई भी पैराग्राफ लिखा जाता है तो ये प्रारंभ में नहीं आते, इससे कोई भी शब्द प्रारंभ में नहीं लिखा जाता, कोई भी शब्द इससे प्रारंभ में नहीं लिखा जाएगा। कहीं भी आप देख लीजिएगा ये कभी भी प्रारंभ में लिखा नहीं मिलेगा दोस्तों, ये हमेशा बीच में ही आता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम उच्छिष्ट व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्छिष्ट व्यंजन। दोस्तों फिर देखते हैं वर्णों की संख्या। अगर पूछ ले वर्णों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होगी दोस्तों, वर्णों की संख्या होती है आपकी 52। कौन कौन से होंगे आपकी 52, कैसे काउंट करेंगे दोस्तों बताइए। तुम देख लेते हैं पहले स्वर। स्वर दोस्तों कितने होते हैं, स्वर 11, फिर प्लस दोस्तों अयोग्य वाग, अयोग्य वाह। दोस्तों अयोग्य वाह जो होते हैं वो कितने होते हैं, होते हैं आपके दो। कौन से होते हैं दोस्तों अयोग्य वाह, हम आ को पढ़ेंगे, किसको, अंग और आहा, ये आपके दो अयोग्य वाह होते हैं। फिर दोस्तों प्लस उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। सही से लिख दें दोस्तों, जैसे स्वर आपके 11 हो गए, कितने हो गए, स्वर 11, फिर अयोग्य वाग 2, फिर उच्छिष्ट व्यंजन दोस्तों अभी हमने बताया ये कितने होते हैं आपके 2, फिर संयुक्त कितने होते हैं दोस्तों अभी हमने बताया था 4, और व्यंजन दोस्तों अभी बताया था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। दोस्तों इन सभी को जोड़ दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 52।
तो ये आपके वर्णों की कुल संख्या आ जाएगी। अगर सिर्फ व्यंजन पूछे तो कितने बताने हैं, 33 बताने हैं। कितने बताने हैं, 33। कितने दोस्तों बताने हैं, 33। अगर व्यंजन पूछे तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है बताइए। व्यंजनों की संख्या आपकी हो जाएगी 33। और वर्णों की, अगर कुल वर्णों की पूछ ले तो वर्णों में दोस्तों स्वर भी शामिल हो जाएंगे, आपके अयोग या उच्छित और संयुक्त व्यंजन भी शामिल हो जाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी 52। कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 52। तो दोस्तों हमारा आज का क्लास यहीं पर है। अगर हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों क्लास हो जाएगी हमारी लंबी, जिसको पढ़ने में आप भी बोरियत फील करेंगे। इसलिए दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जितनी भी वीडियो हैं आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से उनको पढ़ सकेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी जितनी भी वीडियो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।